हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल आरंभ क्लासेस। आज के इस वीडियो में हम लोग बीपीएससी टीआरई क्लास 6 to 8, 9, 10th और 11, 12th के लिए इकोनॉमिक्स के क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे। इस बुक में क्लास 9 से लेकर 12th तक एनसीईआरटी के सभी चैप्टर्स का क्वेश्चन और उसके आंसर्स दिए हुए हैं। इस बुक में बीपीएससी टीआरई 1.0, 2.0 और 3.0 में जो भी इकोनॉमिक्स के क्वेश्चन पूछे गए हैं वो सभी दिए हुए हैं। इसके अलावा DSSB टीजीटी पीजीटी, केवीएस टीजीटी पीजीटी, एनवीएस टीजीटी पीजीटी, EMRS टीजीटी पीजीटी में भी जो क्वेश्चंस इकोनॉमिक्स के पूछे गए हैं सभी दिए हुए हैं। इस बुक में कुल 91 क्वेश्चन पेपर में इकोनॉमिक्स के जो भी क्वेश्चंस पूछे गए थे वो सभी दिए हुए हैं। तो बिना देर किए चलिए आज का ये वीडियो शुरू करते हैं। चैप्टर 30 तक के क्वेश्चंस का डिस्कशन हम लोगों ने इस सीरीज़ के प्रीवियस पार्ट में कर लिया है। आज हम लोग उसके आगे के क्वेश्चंस का डिस्कशन आपके साथ करेंगे। आगे के प्रश्न कृषि विपणन व्यवस्था से संबंधित है। क्वेश्चन नंबर 44 है, वर्ष 2021-22 में धान उत्पादन की दृष्टि से बिहार के निम्नलिखित जिलों का आरोही क्रम के अनुसार सही क्रम चुनिए। इसका सही आंसर है ऑप्शन सी, कैमूर, औरंगाबाद, रोहतास। अगला प्रश्न है, वर्ष 2021-22 में निम्नलिखित में से बिहार के किस जिले में सबसे अधिक शुद्ध बोया गया क्षेत्र है? इसका सही आंसर है ऑप्शन बी, भोजपुर। अगला प्रश्न है, बिहार में मोटे अनाजों की प्रति हेक्टेयर उत्पादकता 2021-22 में क्या थी? इसका सही आंसर है ऑप्शन ई, उपर्युक्त में से कोई नहीं। बिहार में मोटे अनाजों की प्रति हेक्टेयर उत्पादकता वर्ष 2021-22 में 1004 किलोग्राम पर हेक्टेयर थी। अगला प्रश्न है, फसल गहनता से आप क्या समझते हैं? इसका सही आंसर है ऑप्शन ए, एक वर्ष की कृषि अवधि में एक ही खेत में कई फसलों को उगाना। गहन निर्वाह कृषि में किसान एक छोटे भूखंड पर साधारण औजारों और अधिक श्रम से खेती करता है और एक वर्ष की कृषि अवधि में एक ही खेत से कई फसलों को उगाता है। अधिक धूप वाले दिनों से युक्त जलवायु और उर्वर मृदा है। चावल मुख्य फसल होती है। अन्य फसलों में गेहूं, मक्का, दलहन और तिलहन शामिल हैं। अगला प्रश्न है, फलों के वैश्विक उत्पादन में भारत की रैंकिंग डैश है? इसका सही आंसर है ऑप्शन बी, द्वितीय। फल उत्पादन में भारत का विश्व में दूसरा स्थान है जबकि प्रथम स्थान पर चीन है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन फसल पैटर्न निर्धारित करने वाला आर्थिक कारक नहीं है? इसका सही आंसर है ऑप्शन बी, मिट्टी। मिट्टी फसल पैटर्न निर्धारित करने वाला आर्थिक कारक न होकर प्राकृतिक कारक है। क्रॉपिंग पैटर्न को प्रभावित करने वाले प्रमुख कारक निम्न हैं। पहला है प्राकृतिक कारक। इसमें है कृषि पर्यावरणीय दशा का निर्धारण, मिट्टी की गुणवत्ता तथा स्वभाव, जलवायु की दशा, वर्षा की मात्रा। दूसरा है अवसंरचना सुविधाएं। इसके अंतर्गत सिंचाई, ऊर्जा, यातायात, भंडारण, फसलोपरांत सुविधा, व्यापार और विपणन आते हैं। तीसरा है सामाजिक आर्थिक कारक। इसके अंतर्गत भूमि स्वामित्व, धारिता और जोत का आधार आता है।
चौथा है प्रौद्योगिकी कारक। इसके अंतर्गत प्रौद्योगिकी नवप्रवर्तन तथा कृषि के यंत्रीकरण में सुधार, प्लांट संरक्षण तथा सूचना तक पहुंच आदि है। अगला प्रश्न है, भारत के किस शहर में नेशनल सेंटर फॉर ऑर्गेनिक फार्मिंग स्थित है? इसका सही आंसर है ऑप्शन डी, गाजियाबाद में। राष्ट्रीय जैविक खेती केंद्र राष्ट्रीय सतत कृषि मिशन के मृदा स्वास्थ्य प्रबंधन घटक के अंतर्गत भारत सरकार के कृषि एवं किसान कल्याण मंत्री के कृषि एवं किसान कल्याण विभाग के लिए एक नोडल संगठन है। NCDF अपने क्षेत्रीय केंद्रों के साथ राष्ट्रीय जैविक परियोजना को लागू करने के लिए 2004 में अस्तित्व में आया। मार्च 2022 में राष्ट्रीय जैविक खेती केंद्र का नाम बदलकर राष्ट्रीय जैविक और प्राकृतिक खेती केंद्र गाजियाबाद कर दिया गया। इसके 5 क्षेत्रीय कार्यालय हैं। अगला प्रश्न है, न्यूनतम समर्थित मूल्य सरकार द्वारा डैश बुआई के मौसम से पहले घोषित की जाती है। इसका सही आंसर है ऑप्शन ए, हर साल। न्यूनतम समर्थन मूल्य वह मूल्य है जिस पर सरकार किसानों द्वारा बेची जाने वाली अनाज की पूरी मात्रा क्रय करने को तैयार हो। जब बाजार में अनाजों का मूल्य गिर रहा हो तो सरकार किसानों से समर्थन मूल्य पर अनाज खरीदकर उनके हितों की रक्षा करती है। अनिवार्य लेवी की स्थिति में सरकार किसानों को बाध्य करती है कि वे अपने उत्पादन को समर्थित मूल्य पर सरकार को बेचें। MSP की घोषणा सरकार फसल बोने से पहले करती है। यह एक प्रकार का बीमा है जिससे सरकार जब अच्छी फसल तथा अधिक पूर्ति के बाद मूल्य में गिरावट हो तो किसानों के हितों की रक्षा करे। इस प्रकार MSP सरकार द्वारा हर साल बुआई के मौसम से पहले घोषित की जाती है। अगला प्रश्न है, सरकार फसलों के लिए न्यूनतम समर्थित कीमत तय करती है ताकि। इसका सही आंसर है ऑप्शन बी, फसलों के उत्पादन को प्रोत्साहन देने के उद्देश्य से। न्यूनतम समर्थन मूल्य सरकार द्वारा निर्धारित वह न्यूनतम मूल्य है जिस पर उत्पाद सीधे किसानों से खरीदती है। यह किसानों द्वारा दिए गए उत्पादन लागत का कम से कम 1.5 गुना की गणना पर आधारित है। अर्थात MSP वह न्यूनतम मूल्य है जिसे सरकार किसानों के लिए लाभकारी मानती है। MSP की घोषणा सरकार द्वारा कृषि लागत एवं मूल्य आयोग की संस्तुति पर वर्ष में 2 बार रबी और खरीफ के फसलों में फसल बोने से पूर्व की जाती है। सरकार द्वारा MSP तय करने का मुख्य उद्देश्य किसानों को फसलों का उत्पादन बढ़ाने के लिए प्रोत्साहन प्रदान करना और बिचौलिए के शोषण व फसल की कीमत के बढ़ने और घटने से रोकना है जिससे किसानों के हितों की रक्षा की जा सके। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से भारत में कृषि साख समितियों का निम्न स्तर कौन सा है? इसका सही आंसर है ऑप्शन ए, प्राथमिक कृषि साख समिति। भारत में कृषि साख समितियों का निम्न स्तर प्राथमिक कृषि साख समिति है। यह एक ग्राम स्तरीय सहकारी ऋण समितियां हैं जो राज्य स्तर पर राज्य सरकारी बैंकों की अध्यक्षता वाली त्रिस्तरीय सहकारी ऋण संरचना की अंतिम कड़ी के रूप में कार्य करती है। अन्य 2 स्तर केंद्रीय सहकारी समिति और राज्य सहकारी समिति है। अगला प्रश्न है, भारतीय संविधान की 7वीं अनुसूची के अंतर्गत कृषि विपणन किस सूची में है? इसका सही आंसर है ऑप्शन बी, राज्य सूची में। भारतीय संविधान की 7वीं अनुसूची केंद्र सरकार और राज्य सरकारों के बीच शक्तियों और कार्यों के आवंटन को परिभाषित और निर्दिष्ट करती है। भारतीय संविधान की 7वीं सूची के अंतर्गत कृषि विपणन राज्य सूची के अंतर्गत आती है। राज्य सूची में 66 विषय थे लेकिन अब 61 विषय हैं। अगला प्रश्न है, नाबार्ड की स्थापना वर्ष डैश में हुई? इसका सही आंसर है ऑप्शन बी, 1982 में।
राष्ट्रीय कृषि और ग्रामीण विकास बैंक की स्थापना बी.सी. रामन समिति के सुझाव पर 12 जुलाई 1982 को की गई थी। इसका उद्देश्य समृद्धि सुनिश्चित करने के लिए सहभागी वित्तीय और गैर वित्तीय हस्तक्षेप, नवाचार, प्रौद्योगिकी और संस्थागत विकास के माध्यम से टिकाऊ और न्यायसंगत कृषि और ग्रामीण विकास को बढ़ावा देना है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन से कीमत भारत की संघीय सरकार निर्धारित करती है? पहला है अधिकतम खुदरा मूल्य, दूसरा है न्यूनतम समर्थन मूल्य, तीसरा है न्यायोचित एवं लाभकारी मूल्य। नीचे से सही उत्तर चुनें। इसका सही आंसर है ऑप्शन बी, केवल बी और सी। कृषि लागत और मूल्य आयोग की सिफारिश पर भारत सरकार के आर्थिक मामलों के मंत्रिमंडलीय समिति द्वारा न्यूनतम समर्थन मूल्य और न्यायोचित एवं लाभकारी मूल्य की घोषणा की जाती है। एफआरपी गन्ने के लिए और एमएसपी 22 फसलों के लिए जारी किया जाता है, जबकि अधिकतम खुदरा मूल्य एमआरपी का निर्धारण उत्पाद के निर्माता या विक्रेता द्वारा किया जाता है। आगे के प्रश्न उत्पादक गतिविधियों का विविधीकरण से संबंधित है। क्वेश्चन नंबर 57 है, निम्नलिखित में से कौन से भारतीय राज्यों ने 1994 से 2015 के दौरान फसल विविधीकरण सूचकांक के अनुसार फसल विविधीकरण में बढ़ते मूल्य को प्रदर्शित किया है? इसका सही आंसर है ऑप्शन डी, उत्तर प्रदेश। अगला प्रश्न है, भारत का कृषि उत्पादन बाजार समिति एपीएमसी अधिनियम 2003 नहीं करता है। इसका सही आंसर है ऑप्शन सी, कृषि वस्तुओं के उत्पादन, आपूर्ति और वितरण का नियंत्रण। भारत का कृषि उत्पादन बाजार समिति अधिनियम 2003 प्रावधान करता है कि एपीएमसी बाजारों का विनियमन करती है, अर्थात किसानों को अपनी उपज बेचने तथा व्यापारियों, थोक विक्रेताओं और खुदरा विक्रेताओं को कृषि वस्तुओं को कृषि खरीद के लिए एक संरचित बाजार प्रदान करते हैं। मूल्य निर्धारण, एपीएमसी खुली और प्रतिस्पर्धी बोली के माध्यम से मूल्य निर्धारण की सुविधा प्रदान करते हैं। ग्रेडिंग और गुणवत्ता विनियंत्रण के रूप में बाजार शुल्क संग्रह, एपीएमसी अपने बाजार क्षेत्रों में होने वाले लेन देन पर बाजार शुल्क और अन्य शुल्क लगाते हैं। बाजार अवसंरचना की व्यवस्था, एपीएमसी कृषि वस्तुओं के उत्पादन, आपूर्ति और वितरण का नियंत्रण। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा जलवायु स्मार्ट कृषि नीति का उद्देश्य नहीं है? इसका सही आंसर है ऑप्शन बी, जलवायु परिवर्तन के तहत खाद्य सुरक्षा को रद्द करना। जलवायु स्मार्ट कृषि प्रणालियों का प्रबंधन करने वाले लोगों को जलवायु परिवर्तन के प्रति प्रभावी ढंग से प्रतिक्रिया करने में मदद करने का एक तरीका है। सीएसए दृष्टिकोण उत्पादकता और आय को अस्थायी रूप से बढ़ाने, जलवायु परिवर्तन के अनुकूल होने और जहां संभव हो ग्रीन हाउस गैस उत्सर्जन को कम करने के 3 उद्देश्यों को पूरा करता है। अगला प्रश्न है, भारत में कृषि का विकास क्यों कम है? इसका सही आंसर है ऑप्शन ए, 50% से अधिक भारतीय कृषि वर्षा पर निर्भर है। भारत में कृषि विकास के कम होने के प्रमुख कारण है कृषि में निवेश की कमी, तकनीकी पिछड़ापन, सिंचाई व्यवस्था का कम विकास और 50% से अधिक भारतीय किसान का वर्षा पर निर्भर होना। अगला प्रश्न है, डैश नकदी फसलों में शामिल नहीं है। इसका सही आंसर है ऑप्शन बी, मक्का। नकदी फसल वह होती है जिसे बाजार में बेचकर लाभ कमाने के उद्देश्य से उत्पादित किया जाता है। मुख्य रूप से रोपण कृषि राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय स्तर, इसके अंतर्गत कोक, रबर, चाय, गन्ना, कपास आदि आते हैं। गेहूं और मक्का सामान्य रूप से उगाई जाने वाली फसल है। अगला प्रश्न है, भारतीय कृषि में हरित क्रांति के मुख्य वास्तुकार कौन थे? इसका सही आंसर है ऑप्शन डी, एम एस स्वामीनाथन।
भारत में हरित क्रांति के मुख्य वास्तुकार एम.एस. स्वामीनाथन थे। भारत में हरित क्रांति की शुरुआत 1966 में खरीफ फसल से हुई। हरित क्रांति उन्नत बीज, उर्वरक और सिंचाई के संयोग का परिणाम थी। हरित क्रांति के पहले चरण में HYV बीजों का प्रयोग पंजाब, आंध्र प्रदेश और तमिलनाडु जैसे अधिक समृद्ध राज्यों तक ही सीमित रहा। इसके अतिरिक्त HYV बीजों का लाभ केवल गेहूं पैदा करने वाले क्षेत्रों को ही मिल पाया। अगला प्रश्न है, गुजरात में अमूल जैसे ही श्वेत क्रांति लाने के लिए निम्न में से कौन सा राज्य आगे आया है? इसका सही आंसर है ऑप्शन सी, उत्तराखंड। गुजरात में स्थित अमूल जैसे ही श्वेत क्रांति लाने के लिए उत्तराखंड राज्य आगे आया। दुग्ध क्रांति या ऑपरेशन फ्लड क्रांति सबसे बड़े ग्रामीण विकास कार्यक्रमों में से एक था, जिसके प्रणेता डॉक्टर वर्गीज कुरियन थे। इस कार्यक्रम की शुरुआत 13 जनवरी 1970 को हुई थी। अगला प्रश्न है, कृष्ण क्रांति का संबंध इसकी आत्मनिर्भरता से है। इसका सही आंसर है ऑप्शन है, कच्चे तेल। कृष्ण क्रांति का संबंध पेट्रोलियम या उससे संबंधित उत्पादों से है। अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन सा घटक भारतीय कृषि में अत्यंत महत्वपूर्ण निवेश है जो हरित क्रांति के लिए भी जिम्मेदार था? इसका सही आंसर है ऑप्शन बी, HYV बीज। भारत में हरित क्रांति की शुरुआत 1966 से 67 में हुई। हाई यील्डिंग वैरायटी बीज भारतीय कृषि में अत्यंत महत्वपूर्ण निवेश था जो हरित क्रांति के लिए भी जिम्मेदार था। इसके अतिरिक्त अन्य महत्वपूर्ण घटक निम्न हैं: कीटनाशक दवाओं का प्रयोग, रासायनिक उर्वरकों का प्रयोग और कृषि यंत्रीकरण को बढ़ावा। अगला प्रश्न है, आत्मनिर्वाह कृषि वह कृषि है जिसमें किसान मुख्य रूप से खाद्य फसलों का उत्पादन करता है। इसका सही आंसर है ऑप्शन ए, मूलभूत अनाज की खेती करता है। निर्वाह कृषि कृषक परिवार की आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए की जाती है। पारंपरिक रूप से कम उपज प्राप्त करने के लिए निम्न स्तरीय प्रौद्योगिकी और पारिवारिक श्रम का उपयोग किया जाता है। निर्वाह कृषि को गहन निर्वाह कृषि तथा आदि निर्वाह कृषि में वर्गीकृत किया जा सकता है। अगला प्रश्न है, त्वरित सिंचाई लाभ कार्यक्रम की शुरुआत हुई। इसका सही आंसर है ऑप्शन ए, 1996 से 97 में। त्वरित सिंचाई लाभ कार्यक्रम की शुरुआत 1996 से 97 में जल संसाधन मंत्रालय द्वारा की गई। इसके तहत सिंचाई परियोजनाओं में तेजी लाने, पहले से चल रही तथा नई प्रमुख और मध्यम सिंचाई परियोजनाओं पर विचार किया जाता है। अगला प्रश्न है, किसान क्रेडिट कार्ड पद्धति किस वर्ष प्रारंभ हुई? इसका सही आंसर है ऑप्शन बी, 1998 में। किसान क्रेडिट कार्ड योजना की शुरुआत RB गुप्ता समिति की संस्तुति पर अगस्त 1998 के तत्कालीन वित्त मंत्री यशवंत सिन्हा द्वारा की गई थी। यह योजना किसानों को व्यापारिक बैंकों, सहकारी बैंकों तथा क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों से ऋण लेने में मदद करता है। अगला प्रश्न है, ऑपरेशन फ्लड कार्यक्रम किस पर केंद्रित है? इसका सही आंसर है ऑप्शन बी, दुग्ध उत्पादन में वृद्धि करना। ऑपरेशन फ्लड कार्यक्रम 1970 में शुरू हुआ था। यह कार्यक्रम डेयरी उद्योग से जुड़े किसानों को उनके विकास को स्वयं दिशा देने में सहायता दी है। ऑपरेशन फ्लड की आधारशिला ग्राम दुग्ध उत्पादक सहकारी समितियां हैं। ये समितियां उत्पादकों से दूध खरीदती हैं, उन्हें जरूरी जानकारी और सेवाएं देती हैं और उन्हें आधुनिक प्रबंधन और प्रौद्योगिकी की सुलभ कराती हैं। अगला प्रश्न है, भारत में कृषि उत्पादन में वृद्धि के लिए विशिष्ट शब्द सदाबहार क्रांति का प्रयोग किसने किया? इसका सही आंसर है ऑप्शन डी, एम.एस. स्वामीनाथन। एम.एस. स्वामीनाथन भारत में हरित क्रांति के जनक है। सदाबहार क्रांति की अवधारणा मुख्य रूप से हरित क्रांति का ही विस्तार है। सदाबहार क्रांति 1990 में प्रारंभ की गई। इसे फसलों के अधिक उपज वाली किस्मों में इनपुट के अंधाधुंध प्रयोग के खिलाफ चेतावनी के साथ शुरू करने के प्रस्ताव डॉक्टर एम.एस. स्वामीनाथन ने किया।
अगला प्रश्न है, भारत में हरित क्रांति के लिए निम्नलिखित में से कौन से राज्य को सूत्रपात स्थल के रूप में चुना गया था? इसका सही आंसर है ऑप्शन बी, पंजाब। भारत में हरित क्रांति 1960 के दशक के अंत में पंजाब में शुरू हुई। इस अवधि के दौरान भारत ने अपनी औद्योगिक प्रणाली की ओर बढ़ा और उच्च उपज देने वाले किस्म के बीज, मशीनीकरण, सिंचाई प्रणाली, कीटनाशक और उर्वरक जैसी तकनीक को अपनाने की दिशा में आगे बढ़ा। अगला प्रश्न है, भारत में हरित क्रांति के संबंध में निम्न में से कौन सा सही है? पहला है, इससे कृषि उत्पादन में वृद्धि हुई। दूसरा है, इससे कृषि उत्पादकता में भी वृद्धि हुई। तीसरा है, इससे क्षेत्रीय असमानता कम हुई। इसका सही आंसर है ऑप्शन ए, केवल ए और बी। हरित क्रांति 1960 के दशक में लाई गई नवीन कृषि तकनीक है। इस नवीन तकनीक के प्रयोग के परिणाम स्वरूप जहां देश खाद्यान्न उत्पादन में आत्मनिर्भर हो गया, अर्थात उत्पादन में वृद्धि हुई, वहीं दूसरी ओर कृषि उत्पादन में भी तीव्र वृद्धि हुई। अगला प्रश्न है, नवंबर 2004 में यूपीए सरकार द्वारा गठित कृषकों की राष्ट्रीय कमीशन का अध्यक्ष निम्नलिखित में से कौन था? इसका सही आंसर है ऑप्शन डी, एम.एस. स्वामीनाथन। नवंबर 2004 में यूपीए सरकार द्वारा गठित राष्ट्रीय किसान आयोग के अध्यक्ष डॉक्टर एम.एस. स्वामीनाथन थे। उन्हें भारत में हरित क्रांति के जनक के रूप में जाना जाता है। अगला प्रश्न है, गुलाबी क्रांति संबंधित है। इसका सही आंसर है ऑप्शन ए, प्याज उत्पादन से। गुलाबी क्रांति का संबंध झींगा या प्याज के उत्पादन से है। घूसर क्रांति उर्वरक उत्पादन से और रजत क्रांति अंडा उत्पादन से संबंधित है, जबकि अन्य कृषि क्रांतियां गोल क्रांति आलू से, लाल क्रांति मांस या टमाटर उत्पादन से, गोल्डन फाइबर क्रांति जूट उत्पादन से और स्वर्णिम क्रांति फल, शहद और बागवानी उत्पादन से संबंधित है। अगला प्रश्न है, भारत में काली क्रांति संबंधित है। इसका सही आंसर है ऑप्शन सी, कच्चा तेल उत्पादन से। भारत में काली क्रांति कच्चा तेल के उत्पादन से संबंधित है। सरकार ने इथेनॉल के उत्पादन में तेजी लाने और इसे पेट्रोल के साथ मिलाकर बायोडीजल बनाने की योजना बनाई। नीली क्रांति मत्स्य उत्पादन से संबंधित है। अगला प्रश्न है, भारत में नकदी फसल कौन सी नहीं है? इसका सही आंसर है ऑप्शन सी, जौ। वे फसलें जो किसान बाजार में बेचने और उससे लाभ कमाने के लिए उगाते हैं, नकदी फसलें कहलाती हैं। इन फसलों का उपयोग अक्सर किसान स्वयं नहीं करते। प्रमुख नकदी फसलें जूट, कपास, तंबाकू, मूंगफली, गन्ना व तिलहन इत्यादि है, जबकि जौ नकदी फसल न होकर रबी फसल है। अगला प्रश्न है, सहायकी के बारे में वक्तव्य दिए गए हैं, इनमें से सही विकल्प का चयन करें। पहला कथन है, यह वह भुगतान है जो सरकार द्वारा किसी उत्पादक को बाजार कीमत की आपूर्ति के लिए दिया जाता है। दूसरा कथन है, यह घरेलू उत्पादकों के लिए निम्न आय कायम रखते हुए उपभोक्ता कीमतों को कम रख सकता है। उपरोक्त कथनों के संदर्भ में नीचे दिए गए विकल्पों में से सही उत्तर का चयन करें। इसका सही आंसर है ऑप्शन सी, कथन 1 सही है परंतु कथन 2 गलत है। सहायकी वह भुगतान है जो सरकार द्वारा किसी उत्पादक को बाजार कीमत की आपूर्ति के लिए दिया जाता है। इसका तात्पर्य यह है कि सरकार द्वारा जनता को आवश्यक वस्तुओं को सस्ती कीमत पर उपलब्ध कराने के लिए दी जाने वाली छूट है। विशिष्ट संस्थाएं या व्यक्ति इन सब्सिडी को कर, छूट या नकद भुगतान के रूप में प्राप्त कर सकते हैं। यह गरीब लोगों की पहुंच के भीतर भोजन, ईंधन और उर्वरक जैसी आवश्यक वस्तुओं को रखने में मदद करता है। अगला प्रश्न है, भारत में हरित क्रांति से कौन सी फसल जुड़ी हुई थी? इसका सही आंसर है ऑप्शन बी, गेहूं। भारत में हरित क्रांति से गेहूं की फसल जुड़ी हुई थी। हरित क्रांति 1960 के दशक में नॉर्मन बोरलॉग द्वारा शुरू किया गया एक प्रयास था। इन्हें विश्व में हरित क्रांति का जनक के रूप में जाना जाता है। भारत में हरित क्रांति का नेतृत्व मुख्य रूप से एम.एस. स्वामीनाथन द्वारा किया गया। हरित क्रांति के परिणाम स्वरूप खाद्यान्न के उत्पादन में भारी वृद्धि हुई। वर्ष 1967 से 68 तथा वर्ष 1977 से 78 की अवधि में हुई
हरित क्रांति भारत को खाद्यान्न की कमी वाले देश की श्रेणी से निकालकर विश्व के अग्रणी खाद्यान्न उत्पादक कृषि देशों की श्रेणी में परिवर्तित कर दिया। अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन से तकनीकी कारक किसी प्रदेश के कृषि को प्रभावित करते हैं? पहला है उच्च उत्पादकता वाले बीज, दूसरा है रासायनिक उर्वरक। इसका सही आंसर है ऑप्शन डी, पहला और दूसरा दोनों। कृषि को प्रभावित करने वाले कारकों में तकनीकी कारकों में से उच्च उत्पादकता वाले बीज तथा रासायनिक उर्वरक किसी प्रदेश की कृषि को प्रभावित करते हैं। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सी खरीफ फसल है? इसका सही आंसर है ऑप्शन ए, चावल। चावल खरीफ की फसल है। खरीफ की फसलों को जून से जुलाई तक बोया जाता है तथा सितंबर अक्टूबर में कटाई की जाती है। ये वर्षा काल की फसलें हैं। खरीफ की प्रमुख फसलों के अंतर्गत धान, सोयाबीन, अरहर, तिल, मूंग, लोबिया, ज्वार, रागी, बाजरा, मूंगफली, तंबाकू, कपास आदि आते हैं। रबी की फसलों को अक्टूबर-नवंबर तक बोया जाता है तथा अप्रैल-मई तक काटा जाता है। ये शीतकाल की फसलें हैं। प्रमुख फसलों में गेहूं, जौ, मटर, चना, सरसों, आलू, मसूर, अलसी, राई आदि को शामिल किया जाता है। अगला प्रश्न है, किसान अपने फॉर्म में निम्नलिखित का उपयोग करता है? पहला है ट्रैक्टर, दूसरा है बीज, तीसरा है मजदूरी के भुगतान हेतु 10,000 रुपये, चौथा है डीजल, पांचवा है हल। उपर्युक्त में से किसे अस्थायी पूंजी का एक भाग माना जाएगा? इसका सही आंसर है ऑप्शन डी, केवल ए, डी और ई को। खेती के लिए बहुत मेहनत और लंबे समय तक काम करना पड़ता है। आजकल लोग लगातार मशीनरी, तकनीकी और ऐसी अनेक वस्तुओं का प्रयोग करते हैं जो काम को पहले की तुलना में बहुत आसान बना देती है। एक किसान अपने फॉर्म में बेहतर उपज प्राप्त करने के लिए ट्रैक्टर, डीजल इंजन और हल इत्यादि उपकरण का प्रयोग करता है, जिसे अस्थायी पूंजी का एक हिस्सा माना जाता है। अगला प्रश्न है, कथन ए और बी को पढ़िए और उपयुक्त विकल्प का चयन कीजिए। कथन ए है, छोटे और मझले किसान खेती के लिए आवश्यक श्रम की व्यवस्था स्वयं ही करते हैं। कथन बी है, बड़े किसान अपने खेतों में काम करने के लिए दूसरे श्रमिकों को किराए पर लगाते हैं। इसका सही आंसर है ऑप्शन ए और बी दोनों सही है। छोटे तथा मझले किसान खेती के लिए आवश्यक श्रम की व्यवस्था स्वयं ही करते हैं, जबकि बड़े किसान अपने खेतों में काम करने के लिए दूसरे श्रमिकों को किराए पर लगाते हैं। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सी रबी की एक फसल नहीं है? इसका सही आंसर है ऑप्शन डी, मक्का। मक्का खरीफ की फसल है, न कि रबी की। खरीफ की फसल देश के विभिन्न क्षेत्रों में मानसून के आगमन के साथ बोई तथा सितंबर-अक्टूबर में काटी जाती है। खरीफ की फसल कुछ अन्य महत्वपूर्ण फसलें चावल, मक्का, ज्वार, बाजरा, तूर, मूंग, उड़द, कपास, जूट, मूंगफली और सोयाबीन इत्यादि है। रबी फसलों को शीत ऋतु में अक्टूबर के मध्य बोया जाता है और ग्रीष्म ऋतु में मार्च-अप्रैल के मध्य काटा जाता है। गेहूं, मटर, चना, अलसी का बीज और सरसों इत्यादि रबी की फसलें हैं। भारत में 3 शस्य ऋतुएं रबी, खरीफ और जायद हैं। अगला प्रश्न है, रासायनिक उर्वरक के बारे में कौन सा कथन सत्य है? पहला है, यह पानी में धुल जाते हैं और पौधों को तुरंत उपलब्ध हो जाते हैं। दूसरा है, मिट्टी इन्हें लंबे समय तक धारण कर सकती है। तीसरा है, ये मिट्टी से निकलकर भौम जल, नदियों और तालाब को प्रदूषित करते हैं। चौथा है, ये मिट्टी में उपस्थित जीवाणुओं और सूक्ष्म अवयवों को नष्ट कर सकते हैं। इसका सही आंसर है ऑप्शन बी, दूसरा, तीसरा और चौथा। रासायनिक उर्वरक फसलों को उनकी उत्पादकता बढ़ाने के लिए आपूर्ति किए जाने वाले अतिरिक्त पदार्थ हैं। इनका उपयोग किसान फसल की पैदावार बढ़ाने के लिए करते हैं। प्रमुख उर्वरक नाइट्रोजन, पोटेशियम और फास्फोरस हैं। रासायनिक उर्वरक लंबे समय तक मिट्टी द्वारा बनाए रखे जाते हैं। ये मिट्टी से निकलकर भूजल, नदी और झीलों को प्रदूषित कर सकते हैं और मिट्टी में बैक्टीरिया और अन्य सूक्ष्म जीवों को मार सकते हैं।
अगला प्रश्न है, नीचे दो वक्तव्य दिए गए हैं, एक को कथन और दूसरे को कारण कहा गया है। कथन है, छोटे किसानों के लिए जो भारत में किसानों की कुल संख्या का प्रतिशत भाग है, पूंजी की व्यवस्था करना बहुत कठिन है। कारण है, अतिरिक्त साधनों की कमी के कारण छोटे किसान अपनी बचत से पूंजी नहीं निकाल पाते। उपर्युक्त दोनों वक्तव्यों के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा सही है? इसका सही आंसर है ऑप्शन सी, ए सही है लेकिन आर गलत है। छोटे किसान, जो भारत के कुल किसानों का लगभग 80% है, को पूंजी प्राप्त करना मुश्किल लगता है। चूंकि अधिकांश छोटे किसान अधिशेष की कमी का सामना करते हैं, लेकिन वे अपनी बचत से पूंजी प्राप्त करने में असमर्थ नहीं होते हैं। वे सहकारी संस्थाओं, साहूकारों व व्यापारियों से नकदी या पूंजी प्राप्त करते हैं। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा सही है? ए है, फसल विविधीकरण सतत कृषि को बढ़ावा दे सकता है, आयात पर निर्भरता कम कर सकता है एवं किसानों के लिए अधिक आय जुटा सकता है। कथन बी है, हालांकि जल प्रयोग दक्षता एवं भूमि स्वास्थ्य की सततता पर इसका कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। इसका सही आंसर है ऑप्शन ए, केवल ए सही है। फसल विविधीकरण के लाभ है, यह किसानों को कई लाभ प्रदान करता है। उदाहरण के लिए, यदि एक सीजन में सब्जियां अच्छा प्रदर्शन नहीं करती हैं, तो दालों से होने वाली आय किसानों को आजीविका चलाने में मदद कर सकती है। और जब दोनों फसलों के अच्छे दाम मिलेंगे तो कमाई अधिकतम हो सकती है। फसल किसानों की आय को दोगुनी करने और राष्ट्र को खाद्य सुरक्षा को बढ़ाने का एक अवसर प्रदान करता है। यदि कृषि में उत्पादन बढ़ेगा तो एक देश दूसरे देशों को ज़्यादा निर्यात भी करेगा। तो आज के इस वीडियो में बस इतना ही। धारणीय विकास और जैविक कृषि से संबंधित प्रश्नों का डिस्कशन हम लोग इस सीरीज़ के नेक्स्ट पार्ट में करेंगे। अगर आपको ये सीरीज़ पसंद आती है तो प्लीज़ डू सब्सक्राइब टू माय चैनल एंड लाइक दिस वीडियो। थैंक यू।